जनशक्ति नेटवर्क के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 भारत में हमेशा के लिए शोक और नैतिक मूल्यांकन का दिन रहेगा। कश्मीर के पहलगाम के सुंदर बैसन घाटी में जो कुछ हुआ वह न केवल आतंकवाद का एक क्रूर चेहरा था, बल्कि यह एक क्षेत्र के एक भयावह भू राजनीतिक पतन, घरेलू शासन की विफलताओं और सांप्रदायिक दरारों की एक स्पष्ट मिसाल भी थी। हमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार। एक शांतिपूर्ण वसंत की दोपहर में कश्मीर के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक पर आतंक छा गया। 26 निर्दोष पर्यटकों, 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक को एक पूर्व नियोजित हमले में बेरहमी से गोली मार दी गई, जिससे एक शांत और मनोरम मैदान हत्याकांड के मैदान में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने भयावह दृश्य बताए। पिकनिक मना रहे परिवार, घोड़े पर सवार बच्चे और कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज ने शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ बच्चों ने शुरुआत में गोलीबारी को गलती से आतिशबाजी समझ लिया, लेकिन अंततः खून बहने लगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हमलावरों की पहचान पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्यों के रूप में की है। नामजद हमलावरों में अनंतनाग के एक भारतीय नागरिक आदिल हुसैन ठोकर और 2 पाकिस्तानी नागरिक तला भाई और सुलेमान शामिल हैं। फॉरेंसिक डेटा और इंटरसेप्ट की गई बातचीत ने कथित तौर पर कराची और मुजफ्फराबाद में स्थित सुरक्षित ठिकानों पर उनकी गतिविधियों का पता लगाया है। धार्मिक पहचान के आधार पर पीड़ितों को निशाना बनाना भयावहता की एक गहरी और घिनौनी चाल है। आरोप है कि हमलावरों ने गोली चलाने से पहले नाम पूछे थे। यह केवल भारतीय संप्रभुता पर हमला नहीं था, यह एक घृणास्पद अपराध था, सांप्रदायिक नरसंहार का एक सुनियोजित काम था। यह नरसंहार सीमा पार आतंकवाद के उस लंबे खाते में एक और प्रविष्टि है जिसे भारत दशकों से झेल रहा है। लश्कर जैसे आतंकी समूहों को बचाने, प्रशिक्षण देने या उनकी अनदेखी करने में पाकिस्तान के खुफिया ढांचे की मिलीभगत अब बहस का विषय नहीं रह गई है, जबकि इस्लामाबाद इसमें शामिल होने से लगातार इनकार करता रहा है। वैश्विक समुदाय अब कूटनीतिक दोहरेपन से प्रभावित होने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत सरकार को पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने और जवाबदेही की मांग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक मंचों और द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से हर उपलब्ध कूटनीतिक और कानूनी तंत्र का उपयोग करना चाहिए, लेकिन आक्रोश के साथ साथ आत्मनिरीक्षण भी किया जाना चाहिए। बैसन घाटी का सुरमई घास का मैदान कोई सुदूर दुर्गम स्थान नहीं है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां अक्सर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्री आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवादी कथित रूप से उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में बिना किसी पहचान के कैसे घुस गए? खुफिया तंत्र कहां था? स्थानीय सुरक्षा बल हमले का अनुमान लगाने में या उसे रोकने में कैसे विफल रहे? यह सिर्फ एक सामरिक चूक नहीं है, यह सिस्टम की विफलता है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर में निगरानी और खुफिया नेटवर्क को बढ़ाने के दावों के बावजूद पहलगाम हमले से पता चलता है कि हमारे सुरक्षा चक्र में कितने छेद हैं। और क्या यह जवाबदेह भी है? कोई इस्तीफा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, बस सन्नाटा। आत्मनिरीक्षण करने के बजाय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस त्रासदी का राजनीतिकरण किया है। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर पार्टी के पदाधिकारी बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रैलियों में बदला लेने की बात कहते देखे गए। इस घटना को आक्रामक रूप से सांप्रदायिक बयानबाजी में बदला जा रहा है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से लेकर भड़काऊ भाषणों तक संदेश स्पष्ट है। इस त्रासदी को भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों से जोड़ो। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के बजाय इस घटना को विभाजन के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मोमबत्ती जलाकर की जाने वाली प्रार्थना सभाओं को नफरत से भरे हैशटैग और सांप्रदायिक प्रचार द्वारा बदनाम कर दिया जा रहा है।
यह रणनीति नई नहीं है। प्रत्येक आतंकी हमला एक अभियान का मुद्दा बन जाता है। प्रत्येक राष्ट्रीय त्रासदी को एक बाइनरी में बदल दिया जाता है, हिंदू पुरुष बनाम मुस्लिम हमलावर। पार्टी की मशीनरी, सोशल मीडिया, तेज तर्रार प्रभावशाली व्यक्तियों और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा प्रसारित आग सांप्रदायिकता को जबरदस्त ऑक्सीजन देने का काम करती है। पहलगाम के बाद भारतीय शहरों से परेशान करने वाली खबरें सामने आई है। मुस्लिम स्ट्रीट वेंडरों पर हमला किया जा रहा है, मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही है और मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यवसायियों का बहिष्कार किया जा रहा है। ये अलग थलग विस्फोट नहीं है, ये सुनियोजित प्रतिक्रियाएं हैं, वैचारिक प्रोत्साहन के माहौल का नतीजा है। भारतीय राज्य घृणा पर लगाम लगाने के बजाय इसे प्रोत्साहित करता हुआ प्रतीत होता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां या तो निष्क्रिय हैं या पक्षपातपूर्ण हैं। नागरिक समाज, छात्र संघ, स्वतंत्र पत्रकार और अंतरधार्मिक नेता बहुसंख्यक आक्रामकता के इस बढ़ते ज्वार के खिलाफ ढाल बनकर मजबूती से खड़े हुए हैं। जब 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया गया तो भाजपा ने वादा किया था कि वह अलगाववाद को समाप्त करेगी, शांति लाएगी और कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संघ में संगठित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश को आश्वासन दिया था कि उनकी नए कश्मीर की नीति के तहत आतंकवाद स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। 6 साल बाद पहलगाम में हुए नरसंहार ने उन वादों के खोखलेपन को उजागर कर दिया। आज कश्मीर एक शांतिपूर्ण लोकतंत्र नहीं बल्कि एक लाक्षागृह जैसा दिखता है। निगरानी सर्वव्यापी है, इंटरनेट शटडाउन आम बात है, असहमति को अपराध माना जाता है और यहां तक कि शांतिपूर्ण सभा को भी हतोत्साहित किया जाता है। इतना होने के बावजूद भी आतंकवादी सटीकता के साथ क्रूर हमला करने में सफल रहे, जिससे भारत की कश्मीर नीति की तथाकथित सफलता और वैधता पर बुनियादी सवाल खड़े हो गए। हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की घोषणा की। एक साहसिक प्रतिशोध के रूप में प्रचारित किया गया कदम, लेकिन भू राजनीतिक विश्लेषक और जल विज्ञान विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि भारत के पास जल प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। ऐसा कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेगा, वैश्विक निंदा को आमंत्रित करेगा और भारतीय क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचाएगा। यह घोषणा रणनीतिक परिणामों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए डिजाइन की गई है। यह मात्र एक जुमला है, कोई शानदार नीति नहीं। दक्षिण एशिया संकट के कगार पर पहले ही दिखाई दे रही है। नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से गोलीबारी तेज हो गई है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है और भारतीय वाहकों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। व्यापार रुक गया है, कूटनीतिक चैनल बंद हो गए हैं। यह क्षेत्र गहरे संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है और फिर भी वैश्विक अभिनेता हिचकिचा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी राजधानियों से निंदा के बयान सामने आए हैं, लेकिन कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं डाला गया है। दुनिया को यह पहचानना चाहिए कि कश्मीर जैसे फ्लैश पॉइंट को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वैश्विक निहितार्थ वाले क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकते हैं। पहलगाम नरसंहार ने भारत को असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। षड्यंत्र सिर्फ सीमा पार नहीं है, यह अंदर भी है। नागरिकों की सुरक्षा में विफलता, दुख का सांप्रदायिकरण, धर्मनिरपेक्ष संस्थानों का क्षरण और असहमति को दबाना एक गहराते लोकतांत्रिक संकट की ओर इशारा करता है। वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा केवल बंदूकों और सुरक्षा चौकियों के सहारे नहीं होती है। यह विश्वास, समावेशिता, न्याय और संवैधानिक मूल्यों से ही संभव है। आप कांटेदार तारों और निगरानी टावरों से शांति की रक्षा नहीं कर सकते। आप भय के माध्यम से वफादारी नहीं खरीद सकते। आज भारत को प्रदर्शनकारी राष्ट्रवाद की नहीं बल्कि साहसी शासन की आवश्यकता है। सांप्रदायिक लामबंदी की नहीं बल्कि संवैधानिक निष्ठा की जरूरत है। खोखले नारे नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधार जरूरी है। खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तत्काल आंतरिक समीक्षा करनी होगी। पहलगाम में विफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना जारी रखना चाहिए, न केवल बयानबाजी के साथ बल्कि कानूनी रूप से समर्थित साक्ष्य आधारित वकालत के साथ। भारत को दीर्घकालिक आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में निवेश करना चाहिए, जिसमें कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रम,
संघर्ष के क्षेत्रों में आर्थिक विकास और अंतरधार्मिक संवाद शामिल हों। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। राजनेताओं, प्रभावशाली लोगों और नागरिक समाज को घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ स्पष्ट लाल रेखाएं खींचनी होगी। कश्मीर में संघवाद को पुनर्जीवित करना होगा। क्षेत्र को अपनी आवाज वापस चाहिए। चुनाव होने चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता को बहाल किया जाना चाहिए। शांति थोपी नहीं जा सकती, इसे बातचीत से अर्जित करना और बनाए रखना होगा। पहलगाम के पीड़ित सिर्फ आतंकी हमले के शिकार नहीं थे, वे बाहरी आक्रमण और आंतरिक पतन के बीच फंसे राष्ट्र के प्रतीक थे। उन्हें सम्मान देने के लिए भारत को राजनीति, विचारधारा और दुष्प्रचार से ऊपर उठना होगा। हाँ, पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, आतंकवाद को कुचला जाना चाहिए, लेकिन यह भारत की आत्मा की कीमत पर नहीं हो सकता। राष्ट्रीय एकता डर पर नहीं बनाई जा सकती, इसकी जड़ें सच्चाई में होनी चाहिए, गरिमा में, न्याय में होनी चाहिए। इस त्रासदी को एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने दीजिए, प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि दूरदर्शिता के लिए, आने वाले एक सुखद भविष्य के लिए। आप अपने विचार हमें निम्नलिखित ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम देश हित के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.